Hello everyone, welcome back to Magnet Brains and our today's topic, as you all know that previous वीडियो में हमने जस्ट इसके पहले वीडियो में जो कि हमारा पार्ट 1 है बैलेंस शीट को कैसे रीड करना है, उसमें हमने लाइबिलिटीज साइड को रीड करना सीखा था। और लाइबिलिटी साइड आपको क्या क्या चीज़ें दिख सकती हैं, क्या क्या टर्म्स दिख सकते हैं और आपको उन टर्म्स को देख के ना ही कन्फ्यूज होना है और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर एक टर्म्स की। तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करी इन द लास्ट वीडियो। सिमिलरली उसी तरीके से हम इस वीडियो में बात करेंगे बैलेंस साइड के एसेट साइड की। एसेट जो कि हम खुद ओन करते हैं, वो हमारे खुद के एसेट्स होते हैं। आज नहीं तो कल वो हमें किसी तरीके का बेनिफिट देंगे ही देंगे, इसलिए हम उनको होल्ड करके रखते हैं। यानी कि कोई भी कंपनी में, आप कोई भी बैंक में कभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जहाँ पे आपको एसेट दिखेंगे, अगर वो अच्छे दिख रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है कि इनके एसेट्स ग्रो हो रहे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बेनिफिट्स दे रहे हैं, और जो कंपनी है उसने बहुत सही जगह पे इन्वेस्ट करके रखा है, या कोई बैंक है उसने बहुत सही जगह पे इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप ये समझ सकते हो कि हाँ ये चीज अच्छे से ग्रो होने वाली है, ये कंपनी या ये बैंक अच्छे से ग्रो होने वाला है, हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वही चीजें हैं, यानी कि हम एक बेसिक टर्म्स का जो वहां पे आपको दिख सकती है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, उनको आज डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए और आप बैलेंस शीट को बहुत ही अच्छे तरीके से रीड कर सकें। ठीक है, जैसे कि हमने लायबिलिटी साइड को डिस्कस किया था, तो अब आप किसी भी कंपनी और किसी भी बैंक की लायबिलिटीज देखेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आप इजीली रीड कर पाएंगे कि क्या क्या चीजों के क्या क्या मतलब हैं, कंपनी क्या कहना चाहती है, इस टर्म को शो करके वो आप बहुत ही क्लियरली समझ सकते हैं। राइट, सो आज हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने एसेट साइड पे चलते हैं। तो एसेट साइड, पहले तो उसके लिए एसेट समझना बहुत जरूरी है कि एसेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो एसेट्स जो होते हैं वो हमें किसी तरीके का बेनिफिट देने वाले हैं, तभी हमने उन्हें अपनी कंपनी में होल्ड करके रखा है। किसी बैंक ने, किसी भी कंपनी ने उसे होल्ड करके रखा है, क्यों? क्योंकि वो उसका किसी भी तरीके का बेनिफिट देगी, वो उसके खुद के होते हैं। तो तभी सबसे पहले ये होता है बैलेंस शीट में जो एसेट्स जो होते हैं वो खुद के होते हैं, ओन, यानी जिस भी कंपनी अपने एसेट शो हो रही है वो उसके खुद के हैं। राइट, सो एसेट साइड में आपको काफी सारे सब हेड्स भी दिखेंगे। वो सब हेड्स में जैसे आपको दिखेगा सबसे पहले तो नॉन करेंट एसेट्स। अब ये नॉन करेंट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स तो चलो ठीक है, क्लियर हो गया कि चलो ये भी आपको भी पता होगा, बेसिक मीनिंग है कि एसेट्स यानी जो कि खुद की चीज होती है। तो कंपनी में अगर एसेट्स हमें दिख रहे हैं या बैंक के एसेट्स दिख रहे हैं, यानी कि वो उसकी चीज खुद की है और वो उसे किसी ना किसी तरीके का बेनिफिट पहुंचाने वाली है, दैट्स इट। बट उसमें जो नॉन करेंट एसेट होते हैं वो क्या होते हैं? तो नॉन करेंट एसेट वो होते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म के फायदे देने वाले हैं। लॉन्ग टर्म यानी लंबा सोच के हमने उन एसेट्स को एक्वायर किया, उन एसेट्स को उस कंपनी ने खरीदा है कि वो उसे लंबे टाइम के लिए फायदे देने वाली है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स देने वाली है, इसलिए उस कंपनी ने या उस बैंक ने उस एसेट्स को एक्वायर किया हुआ है, तभी वो कहलाते हैं नॉन करेंट एसेट्स, यानी फॉर मोर देन 1 ईयर। इसके एक अगर बेसिक डेफिनेशन देखें तो जो आपको मोर देन 1 ईयर के बेनिफिट्स दे वो होते हैं नॉन करेंट एसेट्स। यानी हमें पता है कि 1 साल से ज्यादा हमें बेनिफिट देगा, कितने टाइम तक देगा नहीं पता, बट 1 साल से ज्यादा तो देगा ही देगा, इसलिए हम उन्हें नॉन करेंट एसेट्स कहते हैं। पर नॉन करेंट एसेट्स के अंदर भी कुछ हेड्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। यानी कि अगर ये आपको हेड दिखता है किसी भी कंपनी में, किसी भी बैंक की बैलेंस शीट में या कंपनी की बैलेंस शीट में, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन दी एसेट साइड में आपको ये देखने को मिलता है, तो इसका मतलब क्या है? नाम से समझ में आ रहा है कि किसी कंपनी ने या किसी बैंक ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है जो कि उसे फायदा देगी लंबे टाइम तक के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए उसे बेनिफिट देने वाली है, वो इन्वेस्टमेंट करके रखी है। अब इससे आप क्या चेक कर सकते हो? आप किसी भी कंपनी में अगर ये देखते हो या किसी भी बैंक में देखते हो कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, तो व्हाट यू कैन चेक इट कि कहीं सही जगह तो इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया है, और जो कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन वाइज ले पा रही है कि नहीं ले पा रही है, बैंक ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। तो ये चीजें आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को देख के। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर द सिक्योरिटीज दैट विल नॉट और कैन नॉट बी लिक्विडेट इन द नेक्स्ट ईयर। ऑफ कोर्स, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। लिक्विडेट का मतलब पानी नहीं होता, लिक्विडेट यानी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती इतनी इजीली। क्यों? वाई? बिकॉज ये लॉन्ग टर्म फायदा देने वाली है। तो आज अगर किसी कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें, तो उसको हमें ये पता होना चाहिए कि ये इसका फायदा भी इसको 1 साल के अंदर अंदर तो नहीं मिलेगा, आगे जाके मिलेगा। दैट मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जिसका बेनिफिट जो है वो अभी ड्राइव नहीं होगा, आराम से होगा कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। आफ्टर दैट फिक्स्ड एसेट्स आ जाते हैं।
फिक्स्ड एसेट्स में भी आपको दो तरह के एसेट्स दिखते हैं, एक तो होते हैं टैंजिबल एसेट्स, होते हैं इनटैंजिबल एसेट्स, ठीक है। अब फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जैसे कि लैंड, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग एंड अदर ड्यूरेबल जनरली कैपिटल इंटेंसिव एसेट्स, जो आपके बड़े बड़े एसेट्स होते हैं। जो आपको बिजनेस चालू करना है, कोई भी बिजनेस चालू करना है, उसके लिए आपको लगेगा, अब आपको कोई बिजनेस चालू करना है तो यू नीड अ बिल्डिंग, यू नीड अ लैंड, यू नीड मशीनरीज, यू नीड प्लांट, ये सब आपको चाहिए टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो जो आप बिजनेस जब स्टार्ट करते हो तो जो भी आपको चीजें लगेंगी इन द बिग इन्वेस्टमेंट, मतलब आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी उन चीजों के लिए, वो होते हैं आपके फिक्स्ड एसेट्स। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टैंजिबल, एक होते हैं टैंजिबल और वहीं पे दूसरे होते हैं इनटैंजिबल। एक होते हैं टैंजिबल तो एक होते हैं इनटैंजिबल। अब टैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? टैंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ऑफ कोर्स लैंड को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, बिल्डिंग्स को देख सकते हो, मशीनरीज, प्लांट, फर्नीचर्स, फिक्चर्स, ये सब चीजों को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। ये अगर मैं बात करूं तो मेरा एसेट है ये स्क्रीन, तो मैं इसको भी देख सकती हूँ, इसको भी टच कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा फिक्स्ड एसेट है और टैंजिबल एसेट भी है। तो ये जो चीज है ये फिक्स्ड एसेट हो गया। ये फिक्स्ड एसेट में कौन से कैटेगरी में आ गया? टैंजिबल, टैंजिबल की कैटेगरी में आ गया, बिकॉज इट्स कैन बी सीन, हम उसे देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, राइट? ठीक है, तो ये होते हैं फिक्स्ड एसेट्स जो आपको देखने को मिल सकते हैं कहाँ पे? बैलेंस शीट के अंदर। फिक्स्ड एसेट्स के टैंजिबल एसेट्स, अगर ऑब्वियसली कोई भी चीज हम खरीदते हैं, मैंने कोई मशीनरी खरीदी, वो लाइफ टाइम तो मेरे साथ एज इट इज नहीं चलेगी जैसे वो फर्स्ट डे चल रही थी, राइट? हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो वो पहले दिन जैसे चलती है वो लास्ट दिन वैसे नहीं चलती है। वो कैसे चलेगी? थोड़ी बहुत खराब होगी, एक साल थोड़ी खराब होगी, नेक्स्ट साल थोड़ी और, फिर नेक्स्ट साल थोड़ी और, ऐसे थोड़ी थोड़ी करके एक टाइम आएगा कि वो मशीनरी पूरी तरह से एक कबाड़ी वाली वैल्यू आ जाएगी, जैसे हम रेसिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, वो वैल्यू उसकी निकल आएगी और हम उसको कबाड़ की वैल्यू में बेच देंगे, राइट? तो इन पे हर साल क्या लगता है? दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, जो हम P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको देखने को मिलता है, एक एक्सपेंस जो बुक होता है डेप्रिसिएशन के नाम से, ठीक है? तो टेंजिबल एसेट पे लगता है डेप्रिसिएशन, टेंजिबल एसेट पे लगता है डेप्रिसिएशन, क्योंकि उसकी वैल्यू हर साल घटती है। बट एक ऐसा टेंजिबल और फिक्स्ड एसेट होता है जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, विच इज लैंड। लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, ठीक है? तो ये बेसिक नॉलेज हो गई आपकी फिक्स्ड एसेट्स और टैंजिबल एसेट्स को लेके। नाउ वी विल कम टू द इनटैंजिबल एसेट्स कि इनटैंजिबल एसेट्स आपको दिखते हैं बैलेंस शीट में कि नहीं दिखते हैं। तो इनटैंजिबल एसेट्स पहले तो होते क्या है, जो हम नहीं देख सकते, जिन्हें हम सुन नहीं सकते। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि मैकडॉनल्ड्स की, KFC की, ये कैसे हैं? ये चीज़ों के बारे में हमने बहुत सुना हुआ है, ठीक है? कोई भी मैकडॉनल्ड्स हुआ, डोमिनोज हुआ, पिज़्ज़ा हट हुआ, ये चीज़ों के बारे में हमने बहुत सुना हुआ है। क्यों? क्योंकि इनके नाम हमने सुने हुए हैं, इनके नाम जो चलता है वो हमने सुना हुआ है, उनकी गुडविल है, इसलिए हमने सुना है, ठीक है? नाइकी, एडिडास, ये सारी चीज़ें कंपनी, ये ब्रांड नेम्स हैं, ये चलते हैं, ब्रांड के नाम से चलते हैं। वाई? बिकॉज इनने अपनी गुडविल बनाई है, अपना ब्रांड नेम क्रिएट किया है। ये क्या है? ये है इंटैंजिबल एसेट्स, राइट? जिनके बारे में हम जो सिर्फ सुनकर हम समझ सकते हैं कि हाँ इनके पास इस चीज की वैल्यू है, ठीक है? आप कभी भी कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी बहुत वैल्यू है, जिसकी बहुत गुडविल है, वो पूरी अपने आप को बेचना चाहेगी तो उसमें वो ऊपर अमाउंट जोड़ेगी गुडविल का, उसके बाद आपको अपना बिजनेस बेचेगी। तो वो जो अमाउंट जोड़ रहा है गुडविल का, वो ही है इंटैंजिबल एसेट, जो कि आपको बैलेंस शीट में देखने को नहीं मिलता है। जब आप किसी से खरीदते हो, वो चीज खुद क्रिएट कर रहे हो आप अपनी गुडविल, तो वो आपको बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने किसी से बिजनेस खरीदा है तो उसकी गुडविल आपने खरीदी है, तो वो गुडविल जो एक्वायर हुई है वो आपको बैलेंस शीट में हमेशा देखने को मिलेगी। तो अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको दिख रहा है कि उसकी में बैलेंस शीट दिख रही है, यानी कि बैलेंस शीट एक्वायर की हुई है, खरीदी हुई है। और अगर बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिख रही है, यानी कि गुडविल जो होगी वो खुद क्रिएट करी होगी, ठीक है? तो ये होते हैं इंटैंजिबल एसेट्स। इंटैंजिबल एसेट्स की भी वैल्यू गिरती है, बट उसे डेप्रिसिएशन नहीं कहते, उसे कहते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन, जब हमारे इंटैंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है, ठीक है? चलो, ये हो गई हमारे
एसेट्स की बात, फिक्स्ड एसेट्स की भी हो गई, इंटेंजिबल एसेट्स की भी हो गई। एक बार रीड कर लेते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूड नॉन फिजिकल बट स्टिल वैल्यूएबल। ऑफ कोर्स फिजिकल यानी हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। गुडविल, पेटेंट, ब्रांड मार्क, कॉपीराइट, ये सब चीजों को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट ये फिर भी बहुत वैल्यूएबल होती हैं, इनका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। सच एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड गुडविल, दीज एसेट्स आर जनरली ओनली लिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट इफ दे आर एक्वायर्ड। ये तभी लिस्टेड यानी तभी हम इनको बैलेंस शीट में डालते हैं अगर ये हमने एक्वायर्ड यानी खरीदी हुई है किसी से। अगर नहीं खरीदी होती है तो कोई नहीं डालता है, ठीक है। रेदर देन डेवलप्ड इन द हाउस, their value may thus be widely understood by not including globally recognized logo, for example, or just as widely overstated, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड intangible assets and the tangible assets, fixed assets, ये सारी चीजें आपको नॉन करेंट एसेट्स में शो होंगी, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है करेंट एसेट्स। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है करेंट एसेट्स। जैसे हमने देखा था ऑब्वियसली लायबिलिटी साइड्स में भी हमने देखा था कि नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड द करेंट लायबिलिटीज, वैसे ही एसेट्स में भी आपको देखने को मिलते हैं करेंट एसेट्स एंड द नॉन करेंट एसेट्स। जैसे कि हमें ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जो हमें एक साल के अंदर अंदर पे ऑफ करनी है, वो होती है करेंट लायबिलिटीज। उसी तरीके से करेंट एसेट्स क्या होते हैं? जिसके बेनिफिट हमें एक साल के अंदर अंदर मिल जाएंगे, हमें पता है, वो होते हैं करेंट एसेट्स, ठीक है। तो विद इन अ ईयर हमको जिसके बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो होते हैं करेंट एसेट्स। जैसे कि सबसे पहले होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस क्या होता है? छोटे मोटे बिल्स। अब कोई भी कंपनी बिजनेस करती है तो छोटे मोटे बिल, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये छोटे मोटे जो चीजें होती हैं जिनके पैसे आपको पता है कि 3 मंथ्स की मैच्योरिटी के बाद या मिल जाएंगे या विद इन अ ईयर हमें मिल जाएंगे, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में आ जाते हैं। ऑल्दो दे आर नॉट कैश के रूप में तो नहीं है ना, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट ऑन दी कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो अगर आपको कभी भी किसी भी कंपनी के किसी भी बैंक की बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस दिखता है, यानी कि उसका पैसा जो है वो छोटे मोटे कोई बिल हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, जिनका पैसा 1-8 साल में मिल जाएगा कंपनी को, ठीक है। चलो नेक्स्ट होते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती है कि किसी कंपनी ने किसी के स्टॉक अगर खरीद रखे होंगे तो वो दिखाएगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज में। वो स्टॉक जिसका पेमेंट, जिसका प्रॉफिट एक छोटे से मार्जिन से है, जो कि 1 साल के अंदर अंदर उस कंपनी को, उस बैंक को मिल जाएगा, वो होते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। की स्टॉक खरीद के रखे, स्टॉक कैसे भी हो सकते हैं, और इवन बॉन्ड्स भी खरीदते हैं, तो ठीक है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज इक्विटी में भी आती है, मार्केटेबल सिक्योरिटी डेट में भी आती है, ठीक है। दोनों ही तरह की होती है। इक्विटी यानी कि किसी भी कंपनी ने कहीं के स्टॉक खरीद रखे, ठीक है, और डेट यानी कि कहीं के बॉन्ड्स खरीद रखे। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, अगर लिखा है मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो या तो इक्विटी खरीद रखी होगी, कहीं के स्टॉक खरीद करके रखे होंगे उस कंपनी ने, आप देख के समझ जाएंगे कि अच्छा मार्केटेबल सिक्योरिटीज बैलेंस शीट में दिख रहा है, यानी कि इस कंपनी ने या इस बैंक ने कहीं के स्टॉक खरीद के रखे हैं। आप चेक भी कर सकते हो कि कहाँ स्टॉक खरीद के रखने हैं, वो आपको बाकी की रिपोर्ट्स में दिख जाएगा, ओके। तो आप ये चेक कर सकते हो अगर मार्केटेबल सिक्योरिटीज है यानी कि कहीं के खरीद रखे हैं। अब 1 साल के बेनिफिट के लिए खरीदें क्योंकि वो करंट एसेट में है, यानी कि उसका बेनिफिट उसको 1 साल के अंदर अंदर मिलने वाला है, ठीक है। तो वो इक्विटी भी हो सकती है, यानी कि स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं, बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं। एंड देयर इज अ लिक्विड मार्केट, विच मतलब लिक्विड मार्केट यानी जल्दी से उसका प्रॉफिट जो है वो कंपनी को मिल जाएगा विद इन अ ईयर, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल को हम ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं और डेटर्स भी कहते हैं, राइट। तो डेटर्स कौन होते हैं? मान लो हमने अपनी कंपनी के लिए कुछ सामान खरीद रखा है, ठीक है, हमने अपनी कंपनी के लिए सामान, that refers to the money that cost customers to owe the company। तो ठीक है, हमने जो है वो कुछ सामान किसी को बेचा था, किसी भी हमारे जो कस्टमर्स होते हैं उनको सामान बेचा, और वो जो सामान हम बनाते हैं, जो गुड्स हम बनाते हैं, जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही है या जो भी गुड्स वो प्रोवाइड कर रही है, तो वो उसने उधारी पे दे रखे, ठीक है, उसका पैसा उसे मिलने वाला है, वो होते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स। यानी उधारी पे, ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस होता है तो उधारी तो चलती है, तो वहां पे उस कंपनी ने उधारी पे दे रखे हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल्स वही होते हैं कि वो उधारी का पैसा 1 साल के अंदर अंदर तो मिल ही जाएगा। तो एक तरह से वो उनके लिए एसेट्स है कि हाँ भाई हमारे डेटर्स हैं, वो हमारे एसेट्स हैं। क्यों? क्योंकि उसका पैसा हमें 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा, हमने उधारी पे गुड्स दिए हैं, सर्विसेज दिए हैं, उसका पैसा रिटर्न आ जाएगा विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। अब क्या होता है, कई बार
ऐसा हो जाता है ना कि किसी कस्टमर को कंपनी दे तो देती है बट कभी कभी वो कस्टमर पैसा नहीं देते हैं और भाग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाता है कंपनी को नुकसान, तो कंपनी उसके लिए कुछ प्रोविजंस भी बनाती है। कंपनी क्या बनाती है? कुछ प्रोविजंस बनाती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको शायद देखने को मिलेगा कहीं कहीं पे बैलेंस शीट या फिर पीएनएल के अंदर, जहां पे आप देखेंगे प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स। तो वो जो प्रोविजन होते हैं वहां से हम पैसा निकाल सकते हैं एट द टाइम जब किसी डेटर ने हमारे को धोखा दे दिया और हमारे पैसे हमको रिटर्न नहीं करे उस कंपनी को, ठीक है। तो वो प्रोविजंस भी इंक्लूडेड होते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल्स तो एसेट साइड में आ जाता है बिकॉज उससे हमें तब तक ये रहता है कि पैसा मिलने वाला है, पर अगर जब नहीं मिलता है तो हम उसको प्रोविजन में डाल देते हैं, ठीक है। और प्रोविजंस बना के रखते हैं, प्रोविजन से पैसा घटा लेते हैं जब उतने अमाउंट का कोई भी डेटर ने हमको रिटर्न नहीं किया पैसा, तो ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल्स वो डेटर्स होते हैं जो जिसे हमने सामान उधारी पे दिया है वो हमको पैसे रिटर्न करने वाले हैं, इसलिए वो एसेट साइड में शो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज यानी जो एक कंपनी मेंटेन करती है। अब इन्वेंट्री वो 3 चीजों की मेंटेन करती है, तो वो 3 चीजें क्या होती हैं? रॉ मटेरियल, WIP that is work in progress and finished goods, ठीक है। ये 3 चीजों की इन्वेंट्री जो है वो कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक, ज्यादातर कंपनीज मेंटेन करके रखती हैं। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री यानी रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग स्टॉक भी होगा और क्लोजिंग स्टॉक भी होगा। क्यों होगा? बिकॉज रॉ मटेरियल यानी कि जो भी गुड्स, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसके लिए जो रॉ मटेरियल लग रहा है उसकी इन्वेंट्री कंपनी मेंटेन करती है। दूसरी वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि जो चीज पे काम चल रहा है, अभी स्टिल गोइंग ऑन है, वो काम चल ही रहा है, उसकी भी करती है इन्वेंट्री। और जो सामान बन चुका है, बिल्कुल सेल के लिए तैयार है, उसका भी ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो जिससे सामान बन रहा है, जो सामान अभी जो बन रहा है अभी प्रोसेस में है, और जो बन चुका है, सबकी इन्वेंट्रीज जो हैं वो मेंटेन होती हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री वो गुड्स है अवेलेबल फॉर सेल, वैल्यू एड लोअर, और इसमें जो अवेलेबल फॉर सेल लिखा है वो कौन से होते हैं? वो फिनिश गुड्स होते हैं, क्योंकि वो बन चुके हैं तो ऑब्वियसली वो अवेलेबल फॉर सेल है, इनको हम बेच सकते हैं, उनकी इन्वेंट्री भी आती है। और 2 तरह की और इन्वेंट्री आती है, विच इज रॉ मटेरियल एंड WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, और जो भी मटेरियल हमें बनाने को लग रही है चीजें, ठीक है। इन सब की इन्वेंट्री होती हैं, आपको शो होगी बैलेंस शीट में, ठीक है। और बैलेंस शीट में मेजरली जो होती है शो कैसी किसकी होती है? वैसे फिनिश गुड्स की शो होती हैं। ये दोनों चीजों की आपको और दूसरे स्टेटमेंट्स में शो होगी, पर बैलेंस शीट में आपको फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री शो होती है, ठीक है, कि फिनिश गुड्स कितने हैं इस कंपनी के पास, ठीक है। चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब आप कहोगे कि एक्सपेंसेस कब से एसेट साइड में शो होने लगे? ये तो खर्चे हैं, तो ये कहां से एसेट साइड में शो होंगे? आप किसी भी कंपनी के आप अगर बैलेंस शीट चेक करो तो आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे। अब प्रीपेड एक्सपेंस देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कहां से बैलेंस शीट में आ गए और ये कंपनी क्या कुछ गलत तो नहीं शो कर रही, या इसके स्टेटमेंट्स कुछ गलत तो नहीं है। बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होते हैं कि मान लो हमने कंपनी में किसी चीज का इंश्योरेंस करा के रखा है, वो जो कंपनी है उसने किसी चीज का इंश्योरेंस करा के रखा होगा और उसने उसके एक साथ 4 साल के पैसे जो है वो भर दिए, जो भी इंस्टॉलमेंट आती है वो 4 साल की भर दी। अब 4 साल की भर दी है तो हर साल अब भरने की 4 साल तक तो जरूरत नहीं है, तो वो जो 1 साल भरी, 1 साल का एक्सपेंस बुक हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो बचे 3 साल, 4 साल का इंश्योरेंस अगर भरा, ठीक है, 4 साल का अगर इंश्योरेंस किसी कंपनी ने भर दिया तो 1 साल का जिस साल भरा वो 1 साल के लिए तो एक्सपेंस हो जाएगा, बट बाकी रिमेनिंग 3 साल के लिए वो हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस। क्योंकि उस साल के लिए जो मान लो 2020 की बात करते हैं हम, 2020 में 4 साल का इंश्योरेंस भर दिया तो 2020 के लिए 1 साल के उस साल के लिए तो वो एक्सपेंस हो जाएगा, बट उसी साल में 3 सालों के लिए वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएगा कि अब 3 साल तक तो ये मेरे लिए एसेट है, यहाँ तो मुझे पैसे भरने ही नहीं है। अब ये चीज का मुझे फायदा हो गया ना कि वो 3 साल मुझे उस चीज के अमाउंट भरना ही नहीं है कि मैंने पहले ही भर दिया, तो मुझे भरना नहीं है, बट हमें शो तो करना पड़ेगा ना, कंपनी कुछ भी खर्चे कर रही है, कुछ अलग चीज कर रही है, उसे सब कुछ दिखाना जरूरी है। तो किस तरह से शो कर पाएगी वो चीज को?
वो शो करती है एज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस कि ये हमने पहले भर लिया, इसका बेनिफिट हमें मिलेगा आने वाले 3 सालों तक। तो वो कहाँ शो करेगी? प्रीपेड एक्सपेंस शो करेगी अपने एसेट साइड में। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। करंट एसेट में अगर आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस दिखे तो वो कुछ नहीं, बस उसका एक उसने पहले से ही पे कर रखे हैं कुछ अमाउंट्स, कुछ बिल्स, कुछ एक्सपेंसेस, जिसे वो एज अ प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ दिखा रही है। ठीक है, क्योंकि उसको भी दिखाना जरूरी है कि कहीं उसने एक्सपेंसेस पहले से पे कर रखे हैं। उन एक्सपेंसेस को वो कैसे दिखाएगी? तो एज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस दिखाएगी इन द एसेट साइड। ओके, सो ये चीजें थी कुछ जो आपको करंट एसेट्स में और नॉन करंट एसेट्स में देखने को मिलेगी, मेजरली देखने को मिलेगी, जिन्हें देख के आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एक टर्म और रहता है जिसे हम डिफर्ड टैक्स एसेट कहते हैं। जैसे कि आपने डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी समझा होगा मेरे साथ प्रीवियस वीडियो में, वैसे डिफर्ड टैक्स एसेट भी होता है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो सारी चीजें मैंने वहीं पे क्लियर कर दी हैं कि डिफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है। तो ये चीजें होती हैं जो आपको एसेट साइड और लायबिलिटी साइड देखने को मिलती है। तो अब आपको एक क्लियर विजन होगा कि लायबिलिटी साइड और एसेट साइड में क्या क्या टर्म्स हो सकते हैं, उनके क्या बेसिक मीनिंग है। तो उन चीजों को लेके आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो एसेट साइड था वो आपको क्लियर हो गया होगा, और पिछले सेशन में जो हमने लायबिलिटी साइड किया था वो भी आपको क्लियर होगा। तो दोनों ही चीजें अब क्लियर हो गई हैं। तो आपको बैलेंस शीट कैसे रीड करना है और उसके बेसिक टर्म की अंडरस्टैंडिंग जो थी वो आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसीलिए अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उस नेक्स्ट वीडियो में हमें इन दोनों चीजों में से क्या इंपॉर्टेंट चीजें निकालनी है और बिफोर इन्वेस्टिंग उन इंपॉर्टेंट चीजों को किस तरीके से देखना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। और क्योंकि अब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है सारे टर्म्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, तो अब आप वो चीजों को इंपॉर्टेंस जो देनी है वो प्रॉपर इंपॉर्टेंस दे पाएंगे और एक वाइज डिसीजन ले पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू।